हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट लाइक पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल या तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर रिमूवल ऑफ जजेस या फिर एज कितनी होनी चाहिए। ये सब जो फैक्चुअल क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट एक बार आप थॉरोली स्टडी कर लिए, जैसे हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था उसके बाद गवर्नर एज इट इज, बस लैंग्वेज चेंज हुई थी, बाकी सब चीज़ें लगभग सेम रहती है। वैसे ही सेम केस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पे बहुत स्पेशल आपको अटेंशन पे करना है, तो आपका हाई कोर्ट जो है वो इजिली कवर हो जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट थिंग, व्हाट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। तो इट इज द, अब बहुत सारी चीजें आपको पता ही है, जैसे इट इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट है। इसके ऊपर आप कहीं अपील के लिए नहीं जा सकते। जैसे आपने कोई भी केस हुआ, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, ठीक है, वहां पे आपकी बात नहीं मानी गई या आपके अगेंस्ट डिसीजन चले गया, तो आप चलेगा हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इंडिया में कुछ नहीं। ठीक। तो अब वो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट डिफरेंट थिंग है। ठीक, वो सिर्फ सेंटेंस के केस पे होता है। बाकी जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का, दैट विल बी फाइन। ठीक। तो ये एक फेडरल कोर्ट है। ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को क्लियरली देखें कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर इसका हनन होता है या वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, बट वे ऑफ अपील की जरूरत नहीं है। मतलब अगर अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसकी सुनवाई होगी। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक। गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो, फाइनल, हाँ, गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बहुत सारी चीजें आपको बताया, अभी देखो पॉलिटी में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। जैसे बात हो गई अनटचेबिलिटी की। ठीक है, अनटचेबिलिटी बोल दिया या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, या फिर मैं बात कर लूँ माइनॉरिटी। ठीक है, ये सब टर्म्स मैंने जो आपको बताए, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नहीं। जैसे अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 17 में दिया हुआ कि अनटचेबिलिटी को हमको हर तरीके से अवॉइड करना है। ठीक। लेकिन एक्चुअल में अनटचेबिलिटी किसको बोला जाएगा, ये फाइनल इंटरप्रेट करेगा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट भी इंटरप्रेट करेगा कि आपके साथ अनटचेबिलिटी हुई है कि नहीं है, कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हैं कि नहीं है, कि आप माइनॉरिटी में हैं कि नहीं है। ये सब चीजें हाई कोर्ट भी इंटरप्रेट करेगा। लेकिन अगर केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन जो देगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अबाउट द इंडियन जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक। तो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, तो किस पार्ट में दिया हुआ है, कौन कौन से आर्टिकल कवर होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है। इट इज इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पूरा पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही हम मेनली फोकस करते हैं। ठीक। तो इसमें बहुत ज्यादा जो पार्ट्स लिए गए हैं वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक। जैसा था उसी को एज इट इज लगभग कॉपी किया गया। ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड मतलब अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। मतलब अगर मैं लेजिस्लेशन की बात किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, बिल्कुल। ठीक। तो अगर शेड्यूल की बात करेंगे, शेड्यूल में भी शेड्यूल 7 में लिस्ट दी हुई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। लिस्ट है, कंप्लीट लिस्ट है और उसमें डिवीजन दिया हुआ है। ठीक। बट यहाँ पे आपका जो जुडिशरी है वो आपका इंटीग्रेटेड है। मतलब अगर आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक। तो 3 टियर स्ट्रक्चर है। तो ये आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड अदर लोअर कोर्ट। ठीक। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इन्फोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉस। ठीक, कोई सा भी लॉ हो गया, आप इनमें अगर आपको जाना है तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई कोर्ट ही जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन याद रखना 124 से चालू होगा। ठीक है। अगर वैसे भी आपका 123 जो था वो आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का। ठीक है। आर्टिकल 124 से चालू होता है टू आर्टिकल 147 तक। ठीक है। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 याद रखना। ठीक। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक। तो ये आर्टिकल ध्यान रखोगे तो कई बार आ जाता है। ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मेंशन अंडर डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंस, jurisdiction, power, and procedure of Supreme Court. The Parliament also authorized
टू रेगुलेट दिस प्रोविजंस। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि हमको ऐसा लगता है कि जुडिशरी जो है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। नो डाउट जुडिशरी इंडिया की इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, कि एक हाई कोर्ट में कितने जज रहेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में कितने जज रहेंगे, ये सब टाइम टू टाइम डिसाइड हो सकता है बाय पार्लियामेंट। ठीक है, सैलरी कितनी रहेगी, अलाउंस कितना मिलेगा, ये सारी चीजें पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। तो इसमें अगर क्वेश्चन एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाता है कि द सुप्रीम कोर्ट द पार्लियामेंट डज नॉट हैव एनी पावर रिगार्डिंग जुडिशरी ऑफ इंडिया, तो ये गलत है। ठीक, वो सब प्रोविजन को रेगुलेट कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ जजेस। ओरिजिनल स्ट्रेंथ जो थी, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट अपना पावर में है, तो ओरिजिनल जो स्ट्रेंथ थी वो 8 थी। ठीक, कई बार एसएससी में क्या है, बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, आते ही हैं वैसे, तो उस वे से मैंने कवर करवा दिया यहाँ पे। तो एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस थे स्टार्टिंग में, ओरिजिनल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। ठीक, ओरिजिनल आगे बोल रहा है। अभी पार्लियामेंट देखो, पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इंक्रीज किया, यही मैं आपको बता रहा था। नो डाउट जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके प्रोसीजर जो है उन सब चीजों को पार्लियामेंट मेंटेन कर सकती है। जैसे नीड बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा जजेस की नीड है, ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ लाएगी और उसको अमेंड कर देगी। ठीक है, तो जजेस की नंबर को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट पासेस सेवरल एक्ट सब्सिक्वेंटली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक, एट प्रेजेंट 34 जज है, एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। ठीक, याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी पोस्ट है सीजीआई, तो उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। ठीक, दूसरी चीज बीसी के बीपी में वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी आपको बता रहा था कि एक है आपका प्रेसिडेंट, उसके बाद है आपका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, अगर प्रेसिडेंट नहीं है, अगर सीट वैकेंट हो गई, ठीक है, इम्पीचमेंट हो गया, डेथ हो गई, कुछ होगा, तो वॉइस प्रेसिडेंट उसको टेक ओवर करेगा उस पोस्ट को। ठीक, वॉइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को कौन टेक ओवर करेगा, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बोलता है। ठीक, लेकिन अगर वॉइस प्रेसिडेंट भी उस समय नहीं है इंडिया में, तो उस पोस्ट को टेक ओवर करेगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को मत बना देना प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना। ठीक, तो उसके बाद जो आपका रैंकिंग में आता है वो सीजीआई है, सीजीआई ही आपका प्रेसिडेंट बन जाएगा उस समय पे, जब तक चुनाव नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। द चीफ जस्टिस is appointed by president after consultation with judges of supreme court and high court। ठीक है, क्या बोला, अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, किससे कंसल्ट कर रहा है, जज से कंसल्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जिसको वो मतलब सही मान के जो उसको सही लग रहे हैं उनसे कंसल्ट करके कर रहा है। ठीक है, सेकंड जज केस हुआ 1993 में। इसमें ये कंपलसरी किया गया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, इसके पहले भी इमरजेंसी के टाइम पे या फिर 70s के टाइम पे कई बार ऐसा हुआ था कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको छोड़ के लोअर जो थे, उससे जैसे सीनियर मोस्ट जज है, उसके बाद सीनियरिटी में जो बाद में थे उनको उठा के कई बार सीजीआई बनाया गया है। कई बार गवर्नमेंट ऐसा काम करती है, ठीक है, अपने फेवर के उसको सीजीआई को बैठा देना, क्योंकि सीजीआई के पास बहुत ज्यादा पावर होता है। ठीक, तो सेकंड जज केस में ये बनाया गया था कि सीनियर मोस्ट जज को ही सीजीआई बना। ठीक, अब देखते हैं, अब ये सीजीआई की बात हुई ना, अब देखते हैं अदर जजेस की अपॉइंटमेंट। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड अदर सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट as he deems necessary। ठीक, द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी। ठीक है, चीफ जस्टिस से पूछना जरूरी है इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। ठीक, चीफ जस्टिस के अलावा किसी का अपॉइंटमेंट करना है तो उसमें चीफ जस्टिस से पूछना प्रेसिडेंट को जरूरी है, किसको बनाना भाई, किसको नहीं बनाना। ठीक है, as per second just case वही केस आया फिर से। ठीक है, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस मींस कंकरेंस एंड एडवाइस टेंडर बाय चीफ जस्टिस इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, बाइंडिंग बनाया गया सेकंड जज केस में। थर्ड जज केस को देखते हैं। द चीफ जस्टिस शुड कंसल्ट एक कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना कि 2019 18-19 में ये वर्ड बहुत ज्यादा चला था, कॉलेजियम। ठीक है, तो जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं उनसे कंसल्ट करना जरूरी है, किसको, चीफ जस्टिस को, और उसके बाद वो रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को। ठीक,
किसको लेना है किसको नहीं लेना, ठीक है। द रिकमेंडेशन मेड बाय चीफ जस्टिस विदाउट कंसल्टिंग द कोलेजियम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। थर्ड जज जो केस हुआ, ठीक, उसमें क्या बोला गया कि वो सीनियर मोस्ट चार जो जज है, एक दो तीन चार, एक आपका सीजीआई है, बाकी जो चार सीनियर मोस्ट जज हैं उनसे कंसल्ट करेगा सीजीआई, और प्रेसिडेंट को बताएगा कि हाँ भाई इसको अपॉइंट करना है, ठीक। अगर उसने कंसल्टेशन नहीं लिया तो किसको बनाना है, ये बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट। अगर वो कंसल्ट किया तो बाइंडिंग हो जाएगा, अगर नहीं किया, कोलिजियम से कंसल्ट नहीं किया तो बाइंडिंग नहीं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है 60 में कई बार, ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स में भी कई बार आया है, तो बिल्कुल ध्यान रखना इसमें। और हाई कोर्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक। तो पहली बात, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक, नॉर्मल सी बात है। कोई भी अगर आप कहीं मेंस भी लिख रहे हो और वो क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आया या आपको आंसर लंबा करना है, तो ये तो डालना ही डालना कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, शुड हैव जज ऑफ हाई कोर्ट, जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट इन सक्सेशन, या दो चार हाई कोर्ट में वो कम से कम काम किया हो 5 साल का, ठीक है। जज है तो 5 साल, ध्यान रखना जज की बात हो रही है, हाई कोर्ट का जज है कम से कम 5 साल रहे। हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट अगर वकील है, और हाई कोर्ट इन सक्सेशन, ठीक है, या तो एक ही हाई कोर्ट में या दो चार हाई कोर्ट में, ठीक है, अगर वो है एडवोकेट है तो कम से कम 10 साल काम किया, ठीक। शुड बी अ डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है यहीं से, ठीक। शुड बी अ डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक। ये जो कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है, ठीक है। हाई कोर्ट में यही है, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि वो डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिस्ट का वहां पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नजरों में एक अच्छा ज्यूरिस्ट होना चाहिए। ये जो है ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ आपकी सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, नॉट प्रिस्क्राइब, यहीं से आपका क्वेश्चन बना देगा कि मिनिमम एज 35 ईयर्स, और वहां पे क्या है, आप कुछ भी देख रहे हो, आप प्रेसिडेंट देख रहे हो, आप वाइस प्रेसिडेंट देख रहे हो, आप एमपी देख रहे हो, आप एमएलए देख रहे हो, आप गवर्नर देख रहे हो, सब में मिनिमम एज फिक्स है, ठीक है, इतना होना ही चाहिए। अलग अलग है, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, 35 35, ठीक है। और इसमें लोकसभा राज्यसभा में मैटर करता है, एमएलए के 25, गवर्नर के लिए 35, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए कोई मिनिमम एज फिक्स नहीं है, ये बात ध्यान रखना। वो बना के देगा और आपको एक जनरल स्टेटमेंट लगेगा कि हाँ भाई 35 ईयर्स मिनिमम एज और क्वालिफिकेशन ऑफ जज, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा। नो डाउट एक्सपीरियंस आते आते बहुत टाइम लगता है, ठीक है, मतलब उस एज में उतने उतने साल का एक्सपीरियंस लेने में बहुत टाइम लगता है, इस कारण बहुत लेट 50 के बाद ही बन पाते हैं, लेकिन कोई मिनिमम एज फिक्स नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग थ्री प्रोविजन, ही शुड होल्ड द ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, 65 साल तक वो रहे, ठीक, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं, 5 साल रहेगा 10 साल रहेगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन 65 ईयर्स तक वो रहेगा, ठीक। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज हर एज टू बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड सच मैनर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट, ये भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। तो देखो ओवरऑल आप क्लियरिटी रखो, सब्जेक्ट में अगर आपकी ओवरऑल क्लियरिटी है, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले ही पेज में ये बता दिया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है बहुत सारी चीजों को, ठीक है। अ, जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट भी कर रहा है ना, तो प्रेसिडेंट को मतलब एडवाइस जो रहती है वो सीओएम की रहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस रहती है फाइनली, ठीक है, इसको अपॉइंट करना है उसको अपॉइंट नहीं करना है, ये सब चीज, ठीक। तो पार्लियामेंट का हाथ रहता है नो डाउट जुडिशरी में, ठीक है। ही कैन रिजाइन फ्रॉम ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ही देगा, ठीक है, किसी अदर जज को नहीं देगा। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकती है, ठीक। अब देखो इसका रिमूवल इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसीजर बताऊंगा इसको एक बार ध्यान रखना, ठीक। तो ये 2019 में इसका भी जज के रिमूवल की बात उठी थी, इस कारण टॉपिक इंपॉर्टेंट है कैसा रिमूवल होता है।
तो यहाँ पे क्या-क्या ध्यान रखना है, आपका फिक्स टेन्योर नहीं है, जब भी बनेगा वो 50, अगर वो 35 साल में ही बन गया, ठीक है? जज अगर बन गया तो वो रहेगा 30 साल तक, ठीक है? मतलब 65 होने तक वो रहेगा जज। ठीक है? इतना जल्दी खैर बनते नहीं हैं, वो 50-55 के बाद ही बनते हैं या 60 के बाद बनते हैं, ठीक? तो ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। A judge of Supreme Court can be removed from his office by an order of president. ठीक, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर इतना इजीली नहीं निकलता। ठीक, ऑर्डर देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिजिड है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मतलब क्यों जज सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाना कितना मुश्किल है। पहली चीज ग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्राउंड दिया है। ठीक, क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक, अब ये जो दो टर्म है, मिसबिहेवियर या फिर मतलब ऐसा नहीं कि किसी को गाली बनती है तो भगा देगा या हटा देगा, ऐसा नहीं होता। इन सब चीज़ों को भी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करता है। अगर वो बायस्ड है, गवर्नमेंट या ये बायस्ड है, ठीक है, या करप्शन करके उसने डिसीजन दिया है, तो उन सब चीज़ों को मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, अगर वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है लगातार, इन सब चीज़ों को काउंट करके इंटरप्रेट करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। या उसके बाद फिर ये सब चीज़ें स्टार्ट होती है। ठीक, अब देखो, द प्रोसीजर रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रेगुलेटेड बाय जज इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक, अब देखो, क्वेश्चन फिर बनता है यहाँ पे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसमें ये रूल्स दिए हुए हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया है कि कैसे रिमूव करोगे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। बाद में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, ठीक है। अब एक्ट आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट कोई एक्ट थोड़ी लाएगा, वो तो जुडिशरी, ठीक है। एक्ट आपका हमेशा पार्लियामेंट ही लाएगा। तो जज इंक्वायरी एक्ट लाया गया 1968 में, और उसमें प्रोसीजर फिक्स किया गया कि कैसे रिमूव कर रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसको रिमूव कैसे जाएगा किया जाएगा, उसका प्रोसीजर बनाया है। ठीक, तो इसमें देखते हैं, एज पर द एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, ये चीजें क्लियर रखना। ठीक, एज पर द एक्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल फॉलोज। ठीक है, रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में सीटें ज्यादा है, 550 है, कम से कम 100 लोगों को साइन करना है, ठीक है, उसके रिमूवल के लिए। ठीक है, और 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा इज टू बी गिवन टू द चेयरमैन और स्पीकर। ठीक, अगर लोकसभा में आया तो स्पीकर को देगा, लोकसभा का हेड स्पीकर होता है, और राज्यसभा में आया तो चेयरमैन को जाएगा। ठीक है, कौन होता है चेयरमैन? वाइस प्रेसिडेंट। नंबर याद रखना, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप अप्रोक्स मार दो। 100 मतलब 100, ठीक है, और यहाँ 50 मतलब 50, इतने मेंबर का कम से कम साइन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्पीकर चेयरमैन मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट। ठीक है, एडमिट कर सकता है या रिफ्यूज कर सकता है, ये उसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखते, और अच्छा एक चीज और यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आता है कि रिमूवल, ठीक है, रिमूवल ऑफ एससी जज, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में आता है कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा, तो मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिख दिया हूँ। ठीक है, लोकसभा में आए कोई जरूरी नहीं, राज्यसभा में भी आ सकता है। दोनों का नंबर देखो, इतना ही आपको याद रखना है। वो वेग स्टेटमेंट बनाएगा, ठीक है, गलत स्टेटमेंट वो खुद से बनाएगा कि आपको एग्जैक्ट पता है ना, 100 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन राज्यसभा, एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो ऐसा कहाँ है कि राज्यसभा में मोशन नहीं लाया जा सकता? ठीक, लेकिन वो वेग स्टेटमेंट क्रिएट करता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं। ठीक, इतना ही अगर आप याद रखोगे, आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। आपको प्रोसीजर मैं इस कारण याद करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं आजकल। ठीक है, कि रिमूवल ओनली बी मूव्ड इन लोकसभा या ओनली मूव्ड इन राज्यसभा, ये सब चीजें। ठीक, आगे देखते हैं, इफ द मोशन इज एडमिटेड देन द स्पीकर चेयरमैन कंस्टिट्यूट ए 3 मेंबर कमिटी टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, कौन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर केस सुप्रीम को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ही है, ठीक, तो उसको तो बुलाएंगे नहीं कमिटी में। ठीक है, उसी पे केस चल रहा है, उसी को थोड़ी मेंबर बनाओगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जज ऑफ हाई कोर्ट, इस कारण मैंने दोनों लिख दिया। ठीक है, तो या तो चीफ जस्टिस बैठ जाएगा, या अगर किसी और जज पे केस है तो जज बैठ जाएगा। कब? जब चेयरमैन या स्पीकर ने उस
मोशन को एडमिट कर लिया तब। ठीक। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का आप चीफ जस्टिस को लोगे, ठीक है, जो भी कंसर्न है या जहां से वो आ रहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट में जो जज आ रहे हैं ना, ठीक है, ये जो जज आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हाई कोर्ट से ही आ रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में आपने काम किया, अभी पढ़े ना कहाँ से लेके आ रहे हैं। हाई कोर्ट में आपने 5 साल काम किया, जज थे, या 10 साल वकील थे, तो आपको उठा के यहाँ ले लिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो जिस जिस हाई कोर्ट से आप आ रहे हो उसके आप ले लो चीफ जस्टिस को, क्या करने के लिए बता रहा हूँ। और डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट, एक अलग पर्सन को रखोगे जिसको लॉ की अच्छी नॉलेज है, ये 3 मेंबर रहेंगे उस कमिटी में। ठीक। इसके बाद, इफ द कमिटी फाइंड्स द जज गिल्टी of charges, then both house of the parliament can take up the motion for consideration. अगर गिल्टी पाया गया तो उसका फिर मोशन चलेगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में। ठीक। द मोशन मस्ट बी पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, कोई ऑर्डिनरी मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना टफ है सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल। ठीक। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या है, 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक। टोटल मेजोरिटी मतलब मेंबरशिप जो है। ठीक। अब क्या होता है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी कितनी होती है, जितनी प्रेजेंट एंड वोटिंग है। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है, आपका जो टोटल मेंबर है, पहले आप उतने मेंबर्स को प्रेजेंट करो। ठीक है, वो भी टू टू थर्ड से पास होना चाहिए, तब वो उसका वो होगा। ठीक। दोनों हाउस से पास होना चाहिए। वंस पास बाय बोथ द हाउस, द एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फाइनली प्रेसिडेंट पासेस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। ठीक। तो इसको एक दो बार पढ़ लेना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो मैं आपको बताया क्वेश्चन जो वेग स्टेटमेंट बना के आ रहा है उसको एकदम कंसेप्चुअली क्लियर रखना, इतना ही पढ़ना है, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बार ध्यान दे लिए ना, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपको चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक। डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट का मैं आपको बता दिया कि यहाँ पे आप अपॉइंट कर सकते हो किस किस केस में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट में आप ये सब चीजें नहीं कर सकते, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर अलग है। ठीक। फिर आगे देखते हैं jurisdiction and power of Supreme Court. The extensive jurisdiction and power of Supreme Court can be conferred by Constitution of India can be classified into following. ठीक है, पहला है ओरिजिनल jurisdiction। ठीक। देखते हैं ओरिजिनल क्या है, एपिलेट क्या है, सारे एक्सक्लूसिव jurisdiction क्या है, आराम से समझ लेना। नए टर्म्स हो सकता है आपके लिए, नए टर्म्स हो, ठीक है, आप वैसे भी लॉ बैकग्राउंड से नहीं हो तो नए टर्म्स होते हैं, लेकिन एक बार समझ लोगे चीजें आसान लगती है और आपको बाकी सबसे डिफरेंट बनाती है। ठीक। तो ओरिजिनल jurisdiction क्या है, A federal court of Supreme Court decides dispute between different units of Indian Federation। ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये एक मैं डायग्राम बनाया। ठीक। एक मिनट रुकना। देखो ये अगर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक, इसमें क्या है, ये एक है, ये दो है, ये 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। इसमें क्या है, ये सब की अलग अलग बाउंड्री है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक। और ये टोटल मिला के एक है, टोटल जो ओवरऑल है ये सब पूरा एक है। ठीक। तो इसको बोलते हैं फेडरेशन, इसको बोलते हैं फेडरेशन। ठीक है, कैसे, मतलब सबका अलग अलग यूनिट है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग लॉज है, और ये है आपका फेडरेशन। ठीक। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में क्या है, अलग अलग फेडरेशन है और सब मिला के यूनाइटेड स्टेट्स को बनाते हैं। ठीक। लेकिन इंडिया में क्या है, देखो अब मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, दो डायग्राम से आप चीजों को समझ जाओगे, ये वेन डायग्राम टाइप का ही है। कहीं भी आए क्वेश्चन आए, आप इस दो डायग्राम को याद रखना। अब देखो ये है मेरा, ये है यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब सब कुछ कंट्रोल होगा आपका सेंटर से। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल सेंटर से होगा। ठीक। ये आपका एक स्टेट हो गया, ये दूसरा, इसमें ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि आपका स्टेट सेंटर से बड़ा है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल जो फाइनल जो होगा, फाइनल अथॉरिटी जो होगी वो सेंटर के पास होगी। ठीक है, सब चीज में जैसे इंडिया है, इंडिया में क्या है, ठीक है, यूनियन ऑफ, यूनियन है। ठीक है, और और क्वासी फेडरल है, मतलब थोड़ा फेडरल है थोड़ा नहीं है,
कुछ चीज़ों में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, ठीक? तो क्वासी फेडरल बोलते हैं इसको, बाकी यूनिटरी फीचर शो करता है, ठीक? तो जैसे अब क्या हो गया, जैसे इमरजेंसी लग गई तो टोटल पावर आपका सेंटर के हाथ में आ जाता है, पूरा का पूरा पावर, ठीक? इंडिया में कोई भी स्टेट हो, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, ठीक है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, आप सिंगल सिटी जैसे मैंने पढ़ाया था आपको आर्टिकल 19 में, ठीक है? आप भारत के नागरिक हो, आप किसी भी स्टेट में जाके बस सकते हो, ठीक है? आप अमेरिका चले जाओगे तो बात अलग है, ठीक है? लेकिन आप इंडिया में किसी भी आप एमपी में रह रहे हो, सीजी में चले जाओ, महाराष्ट्र में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, किसी भी स्टेट में आप जाके डिसाइड कर सकते हो, घूम सकते हो, ठीक? तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ फेडरेशन में चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक? तो ये एक ओवरऑल आपको मैं पिक्चर बता रहा हूँ फेडरेशन और यूनियन की। कोई भी ऐसा अगर नहीं समझ में आए तो आप इन इस पिक्चर से आप चीज़ों को कंप्लीट क्लियर कर सकते हो, ठीक? तो वापस टॉपिक पे आते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, ठीक है? अब इंडियन फेडरेशन के यूनिट्स क्या क्या हैं, देखो, बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, ठीक है? अब सेंटर की लड़ाई हो रही है वन और मोर स्टेट की, ठीक? दूसरा, बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट ऑन वन साइड, ठीक है? एंड वन और मोर स्टेट ऑन अदर साइड, क्या हो गया? तीसरा, टू और मोर स्टेट। अब दिक्कत क्या हो रही है कि ये सब ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्यों है, ठीक? पहले ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव में मतलब समझ लेते हैं। ओरिजिनल का मतलब होता है एससी हैज द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट बाय वे ऑफ अपील, ठीक? और एक्सक्लूसिव मीन्स होता है नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट, ठीक है? कोई अदर वो डिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये जो ज्यूरिडिक्शन है आपका ओरिजिनल, मैं आपको तीन जो केस बताया, ये जो आपका ज्यूरिडिक्शन है वो एक्सक्लूसिव भी है और ओरिजिनल भी है, ठीक है? ओरिजिनल मतलब अब क्या हो रहा है कि आपका एक सेंटर है और स्टेट है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, कोई स्टेट है, ठीक? तो आप क्या, या तो आप स्टेट के हाई कोर्ट में जाओ, स्टेट के हाई कोर्ट में जाओगे तो सेंटर बोलेगा हाई कोर्ट में क्यों लड़ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, ठीक? अब जैसे दो स्टेट में लड़ाई हो रही है, ये एक स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, ठीक है? ये बोलेगा मेरे हाई कोर्ट में केस चलेगा, ये बोलेगा मेरे हाई कोर्ट में केस चलेगा, ठीक? तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस कारण ये सब पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि आपको जो लड़ाना है, ठीक है? आप भारत के राज्य हैं, आपको लड़ना है, आप सुप्रीम कोर्ट आओ सीधा, ठीक? तो ये एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है? मतलब नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट, ठीक है? कोई भी हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये डिसाइड नहीं करेगा अगर झगड़ा राज्यों के बीच है या राज्य या सेंटर के बीच है या दो राज्यों के बीच है, ठीक है? और ओरिजिनल मीन्स कोई अपील बाई वे ऑफ अपील नहीं जा रहे हो। वे ऑफ अपील क्या होता कि अगर पहले सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं माना गया तो ऊपर चले गए, तो बाई वे ऑफ अपील नहीं जा रहा है, ठीक है? दोनों का मतलब ध्यान रखना, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है और ओरिजिनल मतलब फर्स्ट इंस्टेंस, पहला केस ही वहां चालू होगा, कोई वे ऑफ अपील से नहीं जाएगा, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन को मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है आर्टिकल 30, ठीक है? मैंडेमस, ठीक है, हबीस कार्पस, प्रोहिबिशन, सब कुछ आराम से वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट इज empowered to issue writ for the enforcement of fundamental rights of the aggrieved person. This jurisdiction is not is original, ठीक है? ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव, मतलब ओरिजिनल मतलब बाय वे ऑफ अपील की जरूरत नहीं है, मतलब आप जा सकते हो हाई कोर्ट, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा सुप्रीम कोर्ट ही सुने तो आप डायरेक्ट यहाँ जा सकते हो, मतलब ये ओरिजिनल है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है कि एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता था, बट यहाँ पे हाई कोर्ट भी आपको सुन सकता है, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो, ठीक? तो वही चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है, ओरिजिनल बिकॉज एग्री पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील, बट नॉट एक्सक्लूसिव बिकॉज हाई कोर्ट कैन ऑल्सो empower टू रिट इशू रेट, ठीक है, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्लियर हो गया होगा एक्सक्लूसिव क्या होता है, ओरिजिनल क्या होता है, ये सब चीजों में, ठीक है? एपीलेट, नेक्स्ट है आपका एपीलेट, ठीक है? मतलब अपील सुनेगा अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है? हाई कोर्ट के बाद भी अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन नहीं हो रहा है तो बाकी जो केसेस है उसमें आपको हायरार्की से ही जाना पड़ेगा, ठीक है? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट जाओगे, अगर फंडामेंटल से राइट रिलेटेड इशू नहीं है तो, ठीक है? तो इसको एपीलेट जुरिडिक्शन बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है? तो एक्सक्लूसिव नहीं है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है हमसे। ठीक, तो याद कर लो आर्टिकल 143 की बात कर रहा है। ठीक, फिर प्रेसिडेंट की पावर की बात हो जाएगी। अथॉराइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज। ठीक, पहला, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट हैज अराइजन और इज लाइकली टू अराइज। ठीक है, इन दिस केस एससी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और मे रिफ्यूज टू टेंडर हिज ओपिनियन। ठीक है, मतलब दे भी सकता है, टेंडर कर सकता है, या रिफ्यूज कर सकता है ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ने कुछ पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, बताओ क्या करना चाहिए, तो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक, सेकंड थिंग, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। ठीक है, पहले पहले ऐसे ट्रीटी हो चुकी है या डिसीजन एग्रीमेंट हो चुके हैं। ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को जरूरी है कि वो उसको ओपिनियन दे, सॉरी, ठीक है, ओपिनियन प्रेसिडेंट को देना जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 143 की बात कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात है, ठीक है, तो देगा नहीं देगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी बोल देगा टाइम नहीं है, बाद में आना, प्रेसिडेंट को भी बोल सकता है वो। ठीक है, लेकिन अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये जरूरी है सुप्रीम कोर्ट को कि वो एडवाइस दे, ठीक है, ओपिनियन दे अपना प्रेसिडेंट को। ठीक, बट ये बात ध्यान रखना, स्टेटमेंट यही फंसता है। ठीक है, in both the cases the opinion tendered by supreme court is only advisory and not a judicial pronouncement, hence they are not binding on the president। ठीक है, मतलब दोनों केस में, मान लो इसमें पूछा और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हाँ भाई ऐसा कर लो, ठीक, दूसरे केस में तो जरूरी था सुप्रीम कोर्ट को देना और उसने दिया, हाँ भाई ऐसा करो। ठीक है, लेकिन वो बात माने नहीं माने वो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है अभी। ठीक है, इतनी चीजें आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए एडवाइजरी जुरिडिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो दो पावर है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से। पहली चीज, जजमेंट प्रोसीडिंग एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी। ठीक है, these records are admitted to be evidentiary value and cannot be questioned when produced before the court। ठीक है, अगर आपने पुराना जजमेंट उठा के दिखा दिया कि भाई पहली बार आपने ऐसा बोला था, ठीक है, तो ये एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ये एज अ एविडेंस काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये एज अ एविडेंस, इस कारण आप जैसे आप यूपीएससी दे रहे हैं या फिर आप पीएससी दे रहे हैं किसी भी स्टेट का, ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कि इस जजमेंट में ऐसा हुआ था, उस जजमेंट में ऐसा हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है आपका केशवानंदा भारती केस, ठीक है, ये सब जजमेंट को अगर आप कोट करते हैं तो आपका आंसर की वैल्यू बहुत ज्यादा इनहेंस होती है। ठीक है, तो यही है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो एज अ एविडेंस काउंट होगा कि पिछले जजमेंट में ऐसा बोला था, अब ऐसा हुआ। ठीक, thus these judgment are recognized as legal precedent or legal reference। ठीक, याद रखना, it has power to punish for contempt। ठीक है, not only for itself but also for high court, subordinate court and tribunals functioning in entire country। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर आपने, वैसे तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है, ठीक, कंटेम्प्ट को वो करने का, अगर आपने कंटेम्प्ट किया, आपको बुलाया आपने नहीं किया, तो कंटेम्प्ट करके आप पे केस कर सकता है। ठीक है, तो किसी भी उसके लिए हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल्स, किसी के लिए भी ट्राइब्यूनल्स क्या होता है ये भी मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। किसी एक स्पेसिफिक केस के लिए ट्रिब्यूनल, जैसे कावेरी ट्रिब्यूनल हो गया, रिवर रिवर डिस्प्यूट हो गया, इसके लिए ट्रिब्यूनल्स, एग्रीकल्चर ट्रिब्यूनल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ठीक है, ये सब के लिए वो चीजें। नेक्स्ट आपका पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इट refers to the power of Supreme Court to examine the constitutionality of the legislative act, executive order of both central and state government। ठीक है, if on examination then they found to be violative of the constitution, they will declare illegal, unconstitutional, null or void by supreme। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जैसे आपने मैं मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ मैं गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट है, उसने बोल दिया कि, चुनाव जीतने के लिए उसने ले आया कि चलो हम आपको 90% कोटा देंगे इस कैटेगरी को, 90% कोटा। ठीक है, तो ये, ठीक है, आप एजुकेशनल या बैकवर्डनेस को आप कम करना चाहते हैं, आर्टिकल 16 से उठा के आप वो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन 90% कोटा देना एक बहुत गलत चीज़ है। ठीक, तो इसको वो देखेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को वो हटा देगा। ठीक है, कि गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। या आप ऐसा कोई एक्ट बना रही है, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, ऐसा कोई लेजिस्लेचर कानून बना रही है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी वो स्ट्रक डाउन कर सकता है। ठीक,
इतनी चीजें आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में ध्यान रखनी